नमस्ते भाइयों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट परमदत्त। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 125 के बारे में कि सीआरपीसी 125 के आदेश हो जाते हैं और उसमें भरण पोषण की रिकवरी जो की जाती है उसमें क्या क्या गलतियां की जाती हैं, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो मैं जो जानकारियाँ देता हूँ आपको, ये लीगल आधारों पर, टेक्निकल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को शेयर करता हूँ ताकि कि आप लोग अपना बचाव कर सकें। दूसरा ये, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो ज्वाइन बटन है इसको क्लिक करें और उसमें जो भी पक्ष दिए गए हैं आप इसमें सिल्वर गोल्ड डायमंड जो भी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इससे मेंबरशिप लेने से क्या होगा कि जो आपके कमेंट्स जो होंगे वो प्रायोरिटी के आधार पर हम उनका रिप्लाई देंगे। जब भी हम लाइव स्ट्रीम में आएंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाएगा। बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि सीआरपीसी 125 के बारे में हम बात करेंगे। सीआरपीसी 125 में जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, बहुत से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि भैया 125 के केस में मेरे खिलाफ में एक पक्षी आदेश हो गया है, रिकवरी आ रही है, परेशान है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, ये कैसे वसूली होगी, कैसे वसूली नहीं होगी, अब क्या इसमें गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं हो सकती है, किस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इसी के संबंध में हम वन टू वन चीज़ें आपको आज हम बताने वाले हैं। आप अपनी फाइल में, अपने केस में इस तरीके की चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। जब भी 125 का प्रार्थना पत्र सीआरपीसी जो वर्तमान में BNSS 144 हो गया है, उसमें जब भी कोई प्रार्थना पत्र जाता है सीआरपीसी 125 के तहत में, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो मजिस्ट्रेट द्वारा जो सॉरी जो आदेश पारित किया जाता है उसमें ये देखना होता है कि जो आपको सम्मन भेजने का जो आदेश पारित किया गया है वो सम्मन आपको डाक से मिला है या आपको पुलिस के द्वारा मिला है। और उसमें जो आदेश पारित किया गया उसमें एक शब्द लिखा जाता है कि पैरवी जो है वो 7 दिन के अंदर करे, 10 दिन के अंदर करे, या 15 दिन के अंदर करे। तो आपको सबसे पहला ये देखना है कि जो सम्मन का जो आदेश आपके लिए किया गया है इस माध्यम से किया गया है, और जो समय सीमा दी गई है पैरवी करने के लिए, जिसने 125 का प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, क्या उस समय सीमा के भीतर वो पैरवी की गई है या नहीं की गई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो फाइल होगी उस फाइल में आपको देखना पड़ेगा कि उसमें तलवाना जो होता है जिसमें उल्टी टिकट लगी होती है, जैसे A4 साइज का पेपर है, लीगल साइज का पेपर, उसके लेफ्ट हैंड साइड में उल्टी टिकट लगी होगी, इसको आपको देखना होगा जैसा कि हमारे यहाँ प्रोसीजर है। उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है वो उसने साथ में लगाया है, सीआरपीसी 125 के प्रार्थना पत्र के साथ में लगाया है या नहीं लगाया है, ये आपको देखना है। उसमें आपको देखना है कि इसका जो फॉर्मेट है क्या वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार दिया गया है या नहीं दिया गया है। दूसरा आपको इसमें पॉइंट देखना है कि जो रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट जो दाखिल किया गया है इसमें क्या क्या चीज़ें उसने सही दी हैं, क्या इसके साथ में कोई एनेक्शर उसने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, अपने बैंक स्टेटमेंट को उसने लगाया है या नहीं लगाया है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये कहा है कि जब भी आप रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट दाखिल करेंगे, चाहे वो पति करे या पत्नी करे, कोई भी करे, तो उसको उसके साथ में एनेक्चर लगाने बहुत ज़रूरी है। एनेक्चर उसको लगाने पड़ेंगे। जैसे कि सपोज 125 सीआरपीसी के तहत में अगर आपकी पत्नी जो है वो एफिडेविट अगर दाखिल कर रही है तो उसको अपने बैंक डिटेल्स वगैरह का, 3 साल का बैंक डिटेल्स वगैरह का एनेक्चर लगाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जब उसने रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट जो दाखिल किया है उसके बाद में मजिस्ट्रेट ने आपको 4 हफ्ते के अंदर अपना एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया है या नहीं दिया है। आमतौर पर ऐसा होता है कि ये समय नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हम 4 हफ्ते के अंदर अगर एफिडेविट दाखिल नहीं करते तो क्या होता है कि हमें 2 मौके और दिए जाते हैं। उसके बाद में हमारा जो डिफेंस होता है वो क्लोज कर दिया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो ऑर्डर शीट है उसमें इस रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट अगर आपकी पत्नी ने दाखिल किया है इसके 4 हफ्ते के अंदर
आपको एफिडेविट दाखिल करने का, जो इनकम रिलायबिलिटी जो है उनका एफिडेविट जो होता है, जो असेट्स का जो एफिडेविट होता है, वो आपको दाखिल करने का अवसर दिया गया है, नहीं दिया गया है। चौथा पॉइंट ये होता है कि इसी दौरान क्या होता है कि इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एक प्रार्थना पत्र मूव कर दिया जाता है, उसकी कॉपी आपको रिसीव कराई जाती है, उसमें एक्सपर्टी ऑर्डर लेने का प्रयास किया जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो इंटरिम का जो एप्लीकेशन जो लगाया गया है वो सेम तथ्यों पे ही होता है, जैसे कि 125 के जो तथ्य है वही तथ्य इंटरिम एप्लीकेशन पे होते हैं। तो आपको इसका जो जवाब देना है वो जवाब बहुत तरीके से देना है, इन सारे तीनों पॉइंटों के आधार पर उसका जवाब पेश करना है। कोर्ट आपसे 125 के केस में आपसे मेन पिटीशन का भी जवाब मांगेगा और इंटरिम का भी जवाब मांगेगा। इन तीनों चीज़ें जो प्रीमली जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने बताया था कि 125 में ये देखना है कि जो पैरवी का जो समय दिया गया उस समय सीमा के अंदर पैरवी की गई है नहीं की गई। अगर पैरवी नहीं की गई है और आपके पास सम्मन नहीं आया है या सम्मन लेट भेजा गया है तो यहाँ पे माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना हो जाती है, यहाँ पे आप कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं। दूसरा ये है रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई है, वो आपको देखना है। यहाँ पे होनेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो कंटेम्प्ट हो जाता है। इसकी टेरिटरी जुडिक्शन पावर जो है वो हाई कोर्ट में है, आप चाहो तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के खिलाफ चला सकते हो। इन्हीं के आधार पर आपको अपना जवाब दाखिल करना है। अगर इस तरीके की गलती हुई है तो आपको अपना रिटन स्टेटमेंट आपको सबमिट करना है, चाहे वो इंटरिम के लिए हो चाहे चाहे वो फाइनल के लिए हो। उसके बाद आपका वही बयानबाजी होती है, आपकी पत्नी के बयान वगैरह होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। होने के बाद में एक 25/7 शपथ पत्र ले लिया जाता है, भैया एक 25/7 शपथ पत्र दे दो। एक 25 जो शपथ पत्र होता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। औपचारिक साक्ष्य होता है, लेकिन अदालतें क्या कर देती हैं, इसके जो मौखिक बयान जो होते हैं उन मौखिक बयानों को मानते हुए औपचारिक साक्ष्य को यानी 25 साक्ष्य को सही मान लेती है, शपथ पत्र को सही मान लेती है और एक इंटरिम आदेश पारित कर देती है। तो ये सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत में मौखिक साक्ष्य और औपचारिक साक्ष्य दोनों का अलग अलग वर्णन किया गया है। और जब भी आपका एफिडेविट अगर जाता है एक 25 साक्ष्य के लिए, एक 25 साक्ष्य शपथ पत्र के लिए, तो आपको क्या करना होता है कि सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत में आप उसमें अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस आपत्ति के आधार पर जो उसकी सत्यता है उस सत्यता को सामने लाया जाए, उसका डिस्पोजल किया जाए। अगर वो अदालत चाहे तो अदालत उससे डॉक्यूमेंट्स भी तलब कर सकती है, उसकी सत्यता की जांच भी कर सकती है कि इसने जो आरोप लगाए गए हैं वो सही लगाए गए नहीं लगाए गए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि आदेश एक्स पार्टी कर दिए जाते हैं, कभी कभी मेरिट पे हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी पत्नी जब 125 का दावा पेश करती है तो उसमें क्या करती है कि पति की इनकम जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के लिख देती है, इसलिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की जैसे सपोज सैलरी 1 लाख रुपए है पर मंथ, तो हम लोग उसमें इनकम जो है वो 1 लाख ही दिखा देते हैं कि सर हमारी जो इनकम है, हमारी जो सैलरी है वो इतनी। लेकिन हम लोग उसमें डिपेंडेंट नहीं लिखाते, उसमें एक्सपेंसेस अपने नहीं दिखाते। अगर आपकी 1 लाख की सैलरी है ना तो उसमें आपको एक्सपेंसेस अपने दिखाने हैं, वकील का खर्चा दिखाना है, ये सारी चीज़ें आपको काट पीट करके आपको अदालत को दिखाना है कि साहब हमारे पास ये शेष पैसा बचता है। तब अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि उस पैसे में से मेंटेनेंस दिया जाए। अदालत मेरिट पे डिसाइड कर सकती है, या मेरिट पे जब डिसाइड करती है तो फिर अदालत को अपना जुडिशियल माइंड लगाना होता है। लेकिन जब एक्स पार्टी जब आदेश पारित करती है तो आप देखना कभी वो अपना जुडिशियल माइंड नहीं लगा सकती। इसलिए नहीं लगा सकती क्योंकि एक पक्षी आदेश जो होता है ना वो मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको नहीं सुना जा रहा है, केवल उसी को सुना जा रहा है जिसने केस फाइल किया है, 125 का केस फाइल किया है। तो यहाँ पे जुडिशियल माइंड लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी पिटीशन में प्रे करके चलती है कि मुझे इतना इतना मेंटेनेंस दिलाया जाए। एक पक्षी का मतलब होता है कि उसी को सुना गया, हमें नहीं सुना गया। उसके बाद में क्या होता है कि रिकवरी फाइल कर दी जाती है 125(3) के तहत में। 125(3) क्लियरली ये कहता है कि अगर आदेश का अगर कॉम्प्लायंस नहीं हो रहा है तो आप वसूली के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 125(3) का प्रार्थना पत्र जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, तुरंत ही कारण बताओ नोटिस जो है ना वो जारी करते हैं। उसमें लिखा होता है
कि क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी कर दिया जाए। लेकिन ये और उसमें एक समय सीमा भी दी जाती है कि इतने दिन के अंदर पैरवी करे। तो मैंने आमतौर पर केसेस में देखा है कि 125 दिन के प्रार्थना पत्र में 7 दिन या 15 दिन या जो भी है, अदालत जो भी उचित समझे उसका टाइम दे देती है पैरवी करने के लिए। वो पैरवी नहीं की जाती है, करते नहीं है या लेट करते हैं, और वो सम्मन कभी पहुंचता नहीं है। इसलिए क्या है कि अगली डेट पे ही उसके वारंट जारी कर दिए जाते हैं, रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चूक होती है कि जब कोई रिकवरी वारंट जारी किए जाते हैं उससे पहले जिसने एप्लीकेशन मूव की है उसको एक एप्लीकेशन दी जानी चाहिए, उसके द्वारा एक एप्लीकेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी अदालत अपने स्वतः विवेक से वसूली वारंट जारी नहीं कर सकती, किसी भी तरीके का कोई भी वारंट जारी नहीं कर सकती। अब जैसे सपोज 125(3) में मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिया कि कारण बताओ नोटिस दो और 7 दिन के अंदर पैरवी करो। तो 7 दिन के अंदर पैरवी हुई है नहीं हुई है ये आपको वहां देखना है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो नोटिस जो है ना आपको मिला है या नहीं मिला है, उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपके वसूली वारंट जारी कराने के लिए उसने जिसने 125(3) का प्रार्थना पत्र जारी किया है, अदालत में दिया है, उसने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिया है कि साहब आपके द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसमें जो कारण बताओ नोटिस जो था वो नोटिस तामील हो गया है और जानबूझकर प्रार्थी नहीं आ रहा है इसलिए इसके वसूली वारंट जारी किए। क्या इस तरीके का कोई प्रार्थना पत्र अगर दिया गया है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा, कोई भी वसूली कराने के लिए पत्नी को उसके साक्ष्य जरूर देने पड़ते हैं। जो संपत्ति उसने अपने परिवार में लिखाई है उसके साक्ष्य देने पड़ेंगे। लेकिन अदालत जब एक पक्षी आदेश पारित करती है तो वो लिख देती है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया, इसलिए स्वतः विवेक से ऊपर लिख देती है एक पक्षी आदेश, लेकिन नीचे जुडिशियल माइंड लगा लेती है। एक पक्षी का मतलब ये होता है कि जो उसने प्रार्थना की है ना उस प्रार्थना के अनुसार में उसको दे दिया जाए, वो चाहे पति के लिए घाटा हो चाहे फायदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जुडिशियल माइंड नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब मेरिट पे डिसाइड हो रहा है तो मेरिट पे डिसाइड करने के लिए अगर जैसे आपकी 1 लाख की इनकम है और आपके डिपेंडेंट है 20,000 रुपये अगर आपका बच रहा है तो 20,000 में से वो करेगा, बेशक आपकी पत्नी ने आपसे 50,000 रुपये पर मंथ क्यों ना मांगा हो। तो यहाँ पे मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, एक्सपर्टी के आधार पे नहीं हो सकता। दूसरी चीज, सम्मन कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद में आपकी पत्नी द्वारा जिसने 125 दिन का प्रार्थना पत्र दिया है उसको एक प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा कि साहब ये कारण बताओ नोटिस जो है उसकी तामीली हो गई और अभी तक नहीं आए हैं, हाजिर उपस्थित नहीं आए हैं, किसी भी तरीके का कोई कारण नहीं बताया है, ये जानबूझकर न्यायालय से बच रहे हैं इसलिए इनके वसूली वारंट जारी किए जाए। तब वसूली वारंट जारी किए जा सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी अदालत वसूली वारंट जारी नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया गया है तो अदालत ने ये गलत आदेश वसूली का पारित कर दिया। दूसरी चीज है कि वसूली वारंट जारी होने के लिए आपने देखा होगा कि 125(3) में प्रावधान है कि कंडीशनल है। अगर पति ऑफर करता है कि हम अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट अपने वारंट को है ना कैंसिल कर सकता है। अगर पति के पास धन है और पति जानबूझ के अगर भरण पोषण नहीं दे रहा है और अदालत में आने से बच रहा है तो मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकते हैं। एक अलग पार्ट हो गया 100। लेकिन फिर भी अदालत 128 के प्रोविजन के तहत में जब कोई वसूली कराने के लिए वो उस जिले के डीएम को आदेशित करेगी कि भैया इनकी जांच संपत्ति जो है, इनकी जंगम संपत्ति जो है उसकी जांच की जाए, उस जो संपत्ति मिले उसमें से उतने ही अंश को बेच दिया जाए और विक्रय करके ये राशि चुकाई जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो वसूली वारंट जो जारी किए जाते हैं वो पुलिस के लिए कर दिए जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत प्रक्रिया है। ललित चतुर्वेदी के केस में स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस को सिविल कोर्ट की तरह धन वसूली करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये प्रोसीडिंग गलत हो जाती है। वसूली वारंट जब भी आपके खिलाफ जारी किए गए हैं, वसूली वारंट जारी करने से पहले सीआरपीसी 421 के तहत में जुर्माना उस धन पे जरूर लगाया जाना चाहिए जो बकाया राशि है। तो जुर्माना जो है वो 500 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात, ये सारा प्रोसीजर होने के बाद
पुलिस जाती है, दबिश देने लगती है। लेकिन जो वसूली वारंट जो जारी किया जाता है उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि विपक्षी की जंगम संपत्ति की जांच की जाए, उसमें जो संपत्ति मिले उसके उतने अंश को बेच दिया जाए जितनी की भरण पोषण राशि है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सपोज 5,000 रुपये पर मंथ का आदेश हो गया, तो ये पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, तब जाके वसूली डालते हैं। ये 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल का इकट्ठा हो जाता है, ताकि कि पति के ऊपर बर्डन बन जाए, पति अच्छे खासे दबाव में आ जाए। तो मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मेंटेनेंस का जो केस है, वो खाना खर्चा रहन सहन के लिए है, वही जीवन स्तर होना चाहिए जो पति का होता है, उसी के हिसाब से मेंटेनेंस मिलेगा। और यहाँ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जाए और संपत्ति की जांच करे जाके, यहाँ डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो संबंधित अमीन को भेजे और प्रॉपर्टी की जांच करवाए लेखपाल के जरिए या किसी भी तरीके से, उस पर वो न्यायालय को रिपोर्ट दे और न्यायालय जो है ना उस पर अपना संज्ञान ले और आदेश करे कि हाँ इस संपत्ति को नीलाम किया जाए, या डीएम स्वतः अपने विवेक से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस को जो आदेश दिया जाता है वसूली करने के लिए, ये पूरी तरीके से गलत है। और पुलिस जाती है, दरवाजे पे दबिश देने लगती है, उठा लाती है, थाने बिठाती है, कोर्ट में हाजिर कर देती है। तो ये प्रोसेस पूरी तरीके से गलत है और इस प्रोसेस के खिलाफ भी आप लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी कोई वसूली डाली जाती है 125(3) में, तो पत्नियां क्या करती है, अपने सरकारी पति जो सरकारी नौकरी में है उनके डिपार्टमेंट के लिए लिख दिया जाता है। लेकिन उसमें भी कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं। जब आपके डिपार्टमेंट में वहां जाएगा तो डिपार्टमेंट भी आपसे कारण बताओ नोटिस देगा। लेकिन 125(3) की जो प्रक्रिया है ना डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट के लिए है, वो पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे क्या होता है कि 125(3) के तहत में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो संबंधित डीएम को आदेश करे, और डीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है कि जो विपक्षी यानी जो पति है जिस विभाग में काम कर रहा है उसके विभाग से तस्दीक करे कि ये बंदा जो है आपके यहाँ कार्यरत है या नहीं है, इसकी कितनी सैलरी है, माननीय न्यायालय का ये आदेश आया हुआ है। जब वो वहां से क्लियर करेंगे डीएम को कि हाँ इसकी इतनी इतनी सैलरी है और ये हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कार्यरत, तब डीएम जो है ना आदेश करेंगे कि उस डिपार्टमेंट के लिए कि ये आदेश आया हुआ है, इसकी सैलरी में से इतनी इतनी कटौती करनी है। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो डीएम को एक लेटर देगा कि हाँ भैया ठीक है हमने ऐसी ऐसी कटौती कर दी है। तब जीएम की जिम्मेदारी बनती है कि वो अदालत को वो रिपोर्ट सौंपे और दिखाए कि हाँ भैया जो आपने आदेश पारित किया था वो कॉम्प्लाइंस करा दिया गया है। तो ये प्रोसीजर होता है वसूली करने का डिपार्टमेंट से। ऐसा नहीं है कि आदेश हो गया और आपने 125(3) लगा दिया और उठा के आपने सीधा डिपार्टमेंट के लिए भेज दिया। ये गलत प्रोसीजर है। अगर इस तरीके का अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपकी सैलरी काटता है तो उसके खिलाफ में भी आप एक्शन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेन पॉइंट, कि जब 125 में जब कोई एक पक्षी आदेश हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि सीआरपीसी 126(2) के तहत में सेटिसाइड कराने के लिए पत्रावली को जो फाइल जो है उसको पुनः सुनवाई। तो यहाँ पे क्या होता है, आदेश वही रहता है लेकिन दो लाइनें जुड़ जाती हैं कि भैया 126(2) का पत्र सुना गया, अलाउड किया गया। लेकिन सारी स्टेटमेंट सारी चीजें सेम हो चुकी होती हैं अदालत में, इसलिए आदेश जो है ना वो थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, एज इट इज ही रहता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 126(2) के प्रार्थना पत्र पर। सबसे बेस्ट तरीका है कि 127(2) के तहत में अपनी परिस्थितियों को दिखाते हुए इस आदेश को कैंसिलेशन के लिए आप डाल सकते हैं। अगर वसूली के लिए अगर ये प्रोसीडिंग गलत तरीके से की गई है, कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, उसके बाद में आपको कारण बताओ नोटिस नहीं मिलता है, समय सीमा में पैरवी नहीं की जाती है आपकी पत्नी द्वारा, और डायरेक्ट रिकवरी वारंट जारी कर दिए जाते हैं, तो आप इस लीगल प्रोसेस के खिलाफ में उस कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं कि आप इस तरीके से हमें कोई लीगल नोटिस नहीं मिला है, कोई भी पैरवी समय पे नहीं की गई है, और जो रिकवरी वारंट जारी किए गए हैं इसके लिए प्रार्थियों द्वारा कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। इसलिए जो रिकवरी वारंट है ये पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। जो पुलिस के लिए जो रिकवरी वारंट जारी किए गए हैं पूरी तरीके से इलीगल है। पुलिस घर पर दबिश देने नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल है 125(3). तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके केस को बचा सकती है। मैं लीगल चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लीगल चीज़ों के आधार पर ही
मैं लोगों को बचाने का प्रयास किया हूँ और कई सारे मामलों में हमने पुलिस के खिलाफ एक्शन भी लिया है, जिन्होंने गलत तरीके से गिरफ्तारी की है, गलत तरीके से दबिशें डाली हैं और कोर्ट का वारंट लेके, वसूली वारंट लेके पतियों के घर पे चले गए हैं, उनके माता पिता को परेशान किया है। इस पे हमने काफ़ी सारा एक्शन लिया है। उसके बाद वो आज दिन तक रिकवरी नहीं हुई है। आगे जब भी होगी देखी जाएगी। अगर इस तरीके का अगर आपके साथ में अगर हुआ है तो आप लोग कानूनी एक्शन ले सकते हैं। कैसे लेना है, पूरी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखना पड़ेगा कि आपके केस में किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्योंकि मेरा सीधा सीधा फंडा है। मैं जिस तरीके से कार्रवाई करता हूँ, मेरा सीधा ये है कि मैं सबसे पहले आपके कागज़ देखता हूँ। कागज़ देखने के बाद अगर कोई लीगलिटी मुझे समझ में आती है तो उस पर मैं वार करता हूँ। आनन फानन में फालतू की बातें मैं बिल्कुल नहीं करता। और सब जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि रिकवरी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। लीगलिटी जो है ना, उसको तो हम ढूंढ सकते हैं। जब आप लीगल चीज़ों पे वार करेंगे ना, जब आपकी ड्राफ्टिंग मजबूत होगी ना, तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। और ऐसा हुआ भी है, बदायूं के केस में एक भाई साहब की रिकवरी हो रही थी, वो उस पर FIR दर्ज कराई गई, सारी चीज़ें। लेकिन बाद में वही बात है ना कि वकील कितना भी आपके लिए मेहनत कर ले, कितना भी अच्छा कर ले, जब अच्छा करता रहता है तो अच्छा अच्छा है। और ज़्यादातर क्योंकि हर चीज़ वकील के हाथ में नहीं है, वकील मेहनत कर सकता है, आदेश नहीं कर सकता। तो यही चीज़ें हैं, अच्छा बुरा चलता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बचाव आपको करना है, आपको अपनी फाइल में देखना है। और पत्नियों के लिए जो लोग मेंटेनेंस लेने जा रही है, अगर उन्होंने 498 या घरेलू हिंसा का केस अगर फाइल कर दिया है, तो 125 के प्रार्थना पत्र में सीधा उनको शादी के बारे में लिखना है, केस के बारे में लिखना है और पति की इनकम वगैरह लिखनी है। ज़्यादा फालतू की आलामाली लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सच्चाई के आधार पर आप खूब 50,000 मांग लो या 1 लाख मांग लो, जो एक्चुअल होगा, जो कैपेसिटी होगी, अदालत तो वही करेगी। और सच्चाई जो है ना, सच्चाई सामने लाने के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आपको बाउंड करना पड़ेगा अदालत को। जैसा कि फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 में स्पष्ट कहा गया है कि न्यायालय को सच्चाई जाननी होगी। ये समरी ट्रायल है, इसका जो नेचर है वो सिविल नेचर है, क्योंकि इसमें जो रिलीफ दिया है वो सिविल नेचर है, लेकिन इसकी जो प्रोसीडिंग है वो क्रिमिनल टाइप की है। इसलिए क्रिमिनल रखी गई है ताकि कि जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके। धन्यवाद।